हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 5। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे दूसरे न्यूक्लिक एसिड है ना, हमारे पास दो न्यूक्लिक एसिड थे। ये मैंने इसके पिछले सेशन में आपको बताया था कि हमारे पास डीएनए है एंड इसके साथ साथ आरएनए भी है ना। ये दोनों हमारे न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और जो आरएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है। लेकिन कब बनता है? जब इसकी जरूरत होती है, क्योंकि आरएनए बनाने में भी बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी की तो आवश्यकता होती ही होती है, इसके साथ साथ बहुत सारे एंजाइम्स की भी रिक्वायरमेंट होती है जो कि आरएनए बनाने में हेल्पफुल होते हैं, राइट। सो उस एंजाइम्स की सिंथेसिस तभी होगी जब आरएनए की रिक्वायरमेंट होगी, जब आरएनए की सेल में जरूरत होगी। तो उसके पहले क्या होगा कि उसके पहले जितने भी एंजाइम्स आरएनए के बनाने के लिए चाहिए, पहले तो उनका बनना होगा, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज, है ना। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अगर याद आपको हो तो उसमें क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज की सिंथेसिस होती है ना। और आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए के टेम्पलेट पे जो है वो बनाता है आरएनए। तो अगर हम सेंट्रल डॉगमा, इसके पहले राइबोसोमल आरएनए शुरू करने से पहले मैं आपको यहां पर सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बताना चाहूंगा। तो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहता है? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए, और वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, ये डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है। डुप्लीकेट करने का मतलब होता है कि अपने आप की कॉपी बनाता है। सो ये डीएनए टू डीएनए ये कॉपी बनाता है, जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, ये दोनों प्रोसेस एक ही हैं। इसमें डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस होती है। इसके साथ ही साथ जो होती है, कई बार डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होती है, जिसका जिक्र मैं अभी यहाँ पर कर रहा था कि इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। और ये एंजाइम पहले से बनकर नहीं रखे होते हैं, है ना। कोई भी एंजाइम पहले से बनाकर नहीं रखे जाते। जब उसकी आवश्यकता होती है तभी वो सिंथेसाइज किया जाता है सेल में। सो वो है यहाँ पर डीएनए से आरएनए के बनाने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए वो क्या है? आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। और यहां पर जो प्रोसेस है, जैसे यहां पर जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। यहां पर जो प्रोसेस है वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, है ना। सो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है आरएनए पॉलीमरेज। अब इसके बाद क्या होता है कि आरएनए तो बन गया, लेकिन आरएनए का यूज क्या है ना। अब ये आरएनए भी जो होते हैं ना, ये हमारे कई तरह के होते हैं, जैसे एमआरएनए, जिनको हम मैसेंजर आरएनए के नाम से भी जानते हैं, है ना, एमआरएनए। इसके साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ आरएनए होता है वो होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है, आपको पता होगा कि इसमें स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट होते हैं। और इसके अंदर जो होते हैं वो आरएनए प्लस प्रोटीन होते हैं। यहाँ पे भी आरएनए प्लस प्रोटीन होते हैं, राइट। सो ये जो आरएनए है ये स्पेसिफिकली कहलाता है राइबोसोमल आरएनए। तो इनकी भी तो सिंथेसिस होगी, इनका भी तो जो है डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो कुछ जो है वो मैसेंजर आरएनए बन गए। जहां इसके जीन्स है राइबोसोमल आरएनए के, वहां राइबोसोमल आरएनए बन गया। और कुछ जो है वो टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए भी बनते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीन डिफरेंट तरीके के जो होते हैं वो आरएनए पाए जाते हैं कोशिकाओं में, है ना। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। अब ये जो बन गए इनका इस्तेमाल होता है, इन तीनों आरएनए का इस्तेमाल होता है एक प्रोसेस में जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन यानी कि कौन सा प्रोसेस है ये जो है प्रोसेस तो ट्रांसलेशन है, लेकिन जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा प्रोटीन। और ये जो प्रोसेस कहलाता है वो ट्रांसलेशन, यानी कि डीएनए से आरएनए के बनने की प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन के बनने की प्रोसेस है ट्रांसलेशन। ठीक है, और इसके लिए जो है बहुत सारे एंजाइम्स और फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि खुद भी एक प्रोटीन इन नेचर है। तो जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उसके पहले जो है वो सारे फैक्टर्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल अभी हमको यहाँ पर पढ़ना है ये तीनों तरह के mRNA। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं राइबोसोमल आरएनए के बारे में, यानी कि आरआरएनए। It is the most abundant RNA, 70 to 80% of the total, which has 3 to 4 types, है ना। तो अब आप ये देखिए, ये जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आरएनए है ना। सेल के अगर हम देखें कि किस तरीके के जो आरएनए सबसे ज्यादा प्रेजेंट हैं, तो वहां पर हम देखेंगे कि आरआरएनए जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंटेड है। 70 to 80% जो होता है वो टोटल इसका आरएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और जो ये है 3 to 4 टाइप्स के होते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के होते हैं। अब जैसे ये देखिए यूकैरियोट्स के केस में, है ना, यूकैरियोट यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, उस तरह की कोशिकाओं में अगर आप देखेंगे तो आपको 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरआरएनए मिलेगा। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरआरएनए मिलेगा। कौन कौन से हैं ये देखिए, 28S, ये 5 नहीं है, ये S है। 28S, 18S, 5.8S एंड 5S, है ना। ये 28S, 18S, 5.8S और 5S। ये जो है S क्या कहता है, S जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है, स्वेडबर्ग यूनिट। और ये जो है ना सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को डिनोट करता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब ये क्या होता है, जब आप आरएनए को जो है वो डीएनए से जब आरएनए बन जाता है, यानी कि आरआरएनए की मैं बात कर रहा हूं, यूकैरियोट से हमने वो ट्रांसक्रिप्ट निकाला है जो कि आरआरएनए बनाता है। तो इनको लेकर अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए और इनके जो है ना सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालकर इनको सेंट्रीफ्यूज करिए। सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग अपने ना सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो इस तरीके से आपको बैंड्स दिखाई देगा टेस्ट ट्यूब में, है ना। सो ये उसी के अकॉर्डिंग जो है वो 28S टाइप, यानी कि सबकी साइज है ना अलग अलग है। 28S टाइप, 18S टाइप, 5.8S एंड 5S टाइप, ये 4 तरीके के जो है वो आरआरएनए यूकैरियोट्स के केस में बनते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी कोशिका है जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, है ना। जैसे कि बैक्टीरिया के केस में आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया के केस में ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड जो है, क्रोमोसोम जो है वो इसी तरीके से सर्कुलर बना होता है और वो कोशिका में प्रेजेंट होता है। इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन बाउंड जो है न्यूक्लियस के केस में हम देखते हैं वो स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता, तो हम इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, है ना। तो ये है कोशिका, और इसमें जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं उनमें हम देखते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ, जैसे यूकैरियोटिक के केस में तो 4 टाइप्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? 23S टाइप, 16 16S टाइप, दिस इज S, एंड 5S टाइप, है ना। सो ये जो है आपके 3 राइबोसोम। अब देखिए अगर हम यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की तुलना करें तो आप देखेंगे कि ये जो 5S है ना ये दोनों में प्रेजेंट है, 5S इसमें भी और 5S में। अदरवाइज
दोनों में कोई भी जो है वो कॉमन राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है, कोई भी कॉमन राइबोसोम नहीं है ना। राइबोसोम का मतलब कोई भी कॉमन आरआरएनए नहीं, नॉट राइबोसोम, आरआरएनए। दोनों में सिर्फ 5s टाइप जो होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, सो ये हमारा राइबोसोमल आरएनए का डिस्क्रिप्शन था, जिसमें कि जो है वो सबसे ज्यादा 70 to 80% जो है टोटल आरआरएनए का जो ट्रांसक्रिप्ट होता है उसमें से 70 to 80% तो आरआरएनए ही होता है, बाकी के 20% में आपके एमआरएनए और जो है आपके टीआरएनए बनते हैं, है ना। और यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें हमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरआरएनए देखने को मिलता है। कौन कौन सा है? 28s, 18s, 5.8s एंड 5s, है ना। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो हमें 3 टाइप्स ऑफ आरएनएस देखने को मिलते हैं, जिसमें कि कौन कौन से हैं? 23s, 16s और 5s टाइप। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये एक प्रोकैरियोटिक आरएनए को दर्शाया गया है और यहाँ पर यूकैरियोटिक आरएनए को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक आरएनए को। प्रोकैरियोटिक आरएनए को ये देखिए, ये है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, और ये है लार्ज सब यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको इसके जो यूनिट्स है ना वो याद करने पड़ेंगे। जैसे ये देखिए, स्मॉल सब यूनिट है, ये जो इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना है? 30s। और इसमें जो पाया जाता है 16s आरआरएनए, है ना, 16s आरआरएनए, और 21 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये सिर्फ आरआरएनए से नहीं बनता, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं। तो यहां पर देखिए, स्मॉल सब यूनिट जो प्रोकैरियोट का है उसमें 16s आरआरएनए प्रेजेंट है और 21 प्रोटीन, अलग तरह की 21 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, जो कि क्या है? जो कि है आपकी एक तरह की प्रोटीन जो कि स्मॉल सब यूनिट में प्रेजेंट होती है। अब अगर इसके लार्जर सब यूनिट की बात करें तो लार्जर सब यूनिट जो होता है वो 50s टाइप है, यहाँ पे, है ना, 50s टाइप है। और इसमें आपको 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है आरआरएनए देखने को मिलते हैं, 23s और 5s। ये 2 तरीके के हमें आरआरएनए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दर्शाया भी गया है, ये आरआरएनए है ना, 23s और 5s। इसके साथ साथ जो है वो 34 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो 34 अलग तरह की प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। और इस तरीके से ये जो है वो पूरा जो है वो लार्ज सब यूनिट बनता है ना, लार्ज सब यूनिट। और ये है हमारा स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट अलग होते हैं, है ना, कोशिका में ये दोनों सब यूनिट अलग होते हैं, लेकिन जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है, एमआरएनए जैसे ही आता है, तो यहां पर स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट दोनों ज्वाइन कर लेते हैं, और एमआरएनए से इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। एमआरएनए से अटैच होने के लिए ना इनके पास जो है वो एक शाइन एंड डायगोनल सीक्वेंस होता है जो कि इससे मैच करता है। और दूसरी चीज, यहां पर जो एक एलिमेंट्स की जरूरत होती है, मैग्नीशियम आयन, है ना, मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है इन दोनों सब यूनिट को ज्वाइन करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम चाहे वो यूकैरियोटिक राइबोसोम, इसकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। सो प्रोकैरियोटिक आरआरएनए, ठीक है, ये हमारा प्रोकैरियोटिक आरआरएनए था। और अब ये जो है वो हमारा यूकैरियोटिक आरआरएनए, अब इसकी हम चर्चा करेंगे। सो यूकैरियोटिक आरआरएनए को देखिए, यहां पर जो इसका स्मॉलर सब यूनिट है वो है 18s आरएनए, 40s है, और उसमें जो आरआरएनए है वो किस तरह का है? 18s आरआरएनए, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के स्मॉल सब यूनिट में हमें 16s आरआरएनए मिला था, जबकि यूकैरियोटिक का जो स्मॉल सब यूनिट है उसमें 18s आरआरएनए, है ना। और 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी हैं इसके पास, 30 जो है वो अलग तरह के प्रोटीन्स भी हैं। सो ये जो बनाता है आपका 40s जो है वो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बना। इसी के साथ अगर आप इसके लार्जर सब यूनिट के स्ट्रक्चर को देखें
तो लार्जर सब यूनिट में आपको 3 अलग तरीके के आरआरएनए मिलते हैं। ये बहुत डिफरेंस है। आप ये देखिए, प्रोकैरियोटिक का जो लार्जर सब यूनिट है उसमें 2 ही तरह के जो है वो आरआरएनए है, जबकि यूकैरियोटिक का जो आरआरएनए है उसमें 28S, 5.8S और 5S जो है वो आरआरएनए है। 3 तरीके के आरएनए है ना। और इसमें 40 अतिरिक्त जो है वो प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, यानी कि 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो होती है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। 60S जो कि इनका लार्जर सब यूनिट कहलाता है। ठीक है ना। सो स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। अच्छा, ये दोनों सब यूनिट यूकैरियोटिक के दोनों मिलकर जो है वो 80S बनाते हैं, और यहाँ 30 और 50S वाला जो सब यूनिट्स है उन दोनों मिलकर 70S बनाते हैं। तो दोनों का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है वो देखिए इस तरीके से डिफर, क्योंकि उसका जो अंदर का जो कंटेंट है ना, 60, ये जो राइबोसोम्स हैं, जो प्रोटीन है, नंबर देखिए दोनों बिल्कुल अलग है ना। यहाँ पे 21 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 16S आरआरएनए है, यहाँ पे। तो इसी वजह से जो है इनका जो सेडिमेंटेशन भी कोफिशिएंट अलग आता है ना। और इस तरीके से प्रोकैरियोटिक आरएनए और यूकैरियोटिक आरएनए दोनों अलग हमें मिलते हैं। 28S, 5.8S and 5S occurring in the larger subunit of ribosome, while 18S is found in the smaller subunit of ribosome. So ये देखिए, ये किसकी चर्चा की जा रही है? ये है यूकैरियोटिक आरआरएनए की। यूकैरियोटिक आरआरएनए जो होता है उसमें जो लार्जर सब यूनिट है उसमें 3 तरीके के आपको राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, है ना। आरआरएनए देखने को मिलते हैं, 28S, 5.8S और 5S। जबकि जो इसका स्मॉलर सब यूनिट है उसमें सिर्फ एक ही होता है, और वो कैसा है? 18S तरह का। जबकि यही प्रोकैरियोटिक में कैसा था? 16S, है ना। सो आरआरएनए ट्रांसक्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गर चेन, है ना। ये एक बहुत बड़ा चेन होता है। आरआरएनए जो है वो लॉन्गर चेन होता है, 45S यूकैरियोटिक के केस में, है ना। और प्रोकैरियोटिक के केस में 30S टाइप होता है। लेकिन ये एज इट इज नहीं रह पाते, इनके ब्रेकेज होते हैं, इनको मॉडिफाई होना होता है ना। सो 30S सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट राइबोसोम हैज 16S आरआरएनए एंड 21 प्रोटीन मॉलिक्यूल। यही 30S वाला जो सब यूनिट होता है ना उसमें 16S आरआरएनए होता है और 21 डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स चले जाते हैं। जबकि आप अगर 50S की बात करो तो इसमें 23S, 5S और 34 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जाते हैं, है ना। 5S वाला जो है यही कॉमन है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के केस में, है ना। दोनों के केस में आपको ये जरूर मिलेगा। 60S subunit of eukaryote ribosome contain 28S rRNA, 5S rRNA and 5.8S rRNA and 40 proteins molecule। 40 different types of proteins होते हैं, और साथ में इसका जो लार्जर सब यूनिट है उसमें 3 तरीके के जो है वो राइबोसोमल आरएनए हैं, 28S, 5S एंड 5.8S। और जबकि जो इसका छोटा सब यूनिट होता है ना, उसमें आपको मिलेगा 18S rRNA एंड 30 अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। सो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो दूसरा तरह का जो हमारा आरएनए है जिसको हम टीआरएनए के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सॉल्युबल और एसआरएनए, है ना। ये एक तरह का सॉल्युबल और एसआरएनए भी के नाम से जाना जाता है। तो कई बार अगर एसआरएनए लिख दिया या फिर सॉल्युबल, है ना, इसीलिए इसका छोटा फॉर्म में एसआरएनए कहा जाता है। इसका मेन जो है वो पर्पस जो है वो कहने का क्या है? सॉल्युबल आरआरएनए, है ना। सो देयर आर ओवर 100 टाइप्स ऑफ टीआरएनए। हमारे पास 100 तरह के जो है वो टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं, इतना मॉडिफिकेशन है ना। तो 100 अलग तरीके के हमें इस तरीके से टीआरएनए जो है वो देखने को मिलते हैं। ट्रांसफर आरएनए कंस्टिट्यूट अबाउट 15% ऑफ द टोटल आरएनए। तो हमने बात की थी 70 से 80% जो होता है वो तो आरआरएनए होता है।
है ना? 70 से 80% जो होता है आरआरएनए ही होता है और उसमें से जो है नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा क्या है? वो हमारा 15% जो है वो टीआरएनए। तो बाकी जो 20% सपोज अगर 80% है तो उसमें से जो आप देखिए जो नेक्स्ट 20% है उसमें से 15% तो कौन सा है? टीआरएनए और इसके बाद जो हमारा 5% बचता है वो बनता है हमारा एमआरएनए और ये एमआरएनए जब जरूरत होती है तभी इसकी सिंथेसिस हो रही होती है। ठीक है ना? तो 15% जो होते हैं वो टोटल आरएनए का जो है वो टीआरएनए होता है और टीआरएनए जो है वो कैसा है? स्मॉलेस्ट आरएनए है ना? और ये 70 से 85 न्यूक्लियोटाइड 70 टू 85 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है विद द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ 4s। कितना स्मॉल है आप ये देखिए उसमें जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं उसमें जो है वो 28s है ना 15.8s और जो है वो 5s ये 3 तरीके के आरएनए होते हैं उससे भी जो सबसे छोटा सब यूनिट है उससे भी छोटा जो होता है वो इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है 4s के बराबर और ये जो टीआरएनए है वो कैसा है? स्मॉलेस्ट टी जो है वो आरएनए है। तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट आरएनए, है ना? तो आपको याद रखना है कि टीआरएनए जो है वो सबसे छोटा जो है वो आरएनए कहलाता है और सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ आरएनए जो है वो कौन सा होता है हमारे कोशिका में? वो है राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए, है ना? और जो सबसे कम अमाउंट में सिंथेसिस होता है वो है आपका एमआरएनए क्योंकि एमआरएनए तभी सिंथेसाइज होता है जब इसकी आवश्यकता होती है क्योंकि एमआरएनए जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो है जब उसकी आवश्यकता होती है तभी वो बनता है। अब टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो है हमें स्टडी करना है और टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा ही डिफरेंट होता है। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि टीआरएनए का क्या स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ये है हमारा टीआरएनए। सो टीआरएनए में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये इसका एक लूप लाइक स्ट्रक्चर है। अलग अलग लूप है। एक तो लूप यहाँ बन रहा है, एक जो लूप है जो है वो यहाँ बन रहा है और एक लूप जो है वो यहाँ बन रहा है। ये 3 तो हमें लूप मिलते हैं, है ना? सो ये जो सबसे नीचे वाला लूप है देखिए इसको क्या कहते हैं? एंटीकोडॉन लूप इसको हम बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप और यहाँ पर जो है वो डीएचयू आर्म हमें मिलता है। डाइहाइड्रोयूरिडीन आर्म जिसको हम बोलते हैं, है ना? यहाँ पर जो यूरिडीन जो होता है वो थोड़ा-सा मॉडिफाई हो जाता है। यूरिडीन जो है वो हमें सिर्फ आरएनए के केस में ही मिलता है। इंस्टेड ऑफ थाइमीन अगर आपको याद हो थाइमीन जो है टी टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस ये बॉन्ड बनाता है ए से यानी कि एडेनिन से। लेकिन किस में? डीएनए के केस में। लेकिन जब ये आरएनए बनता है तो आरएनए में जहां-जहां टी होता है वहां क्या आ जाता है? यू आ जाता है तो यूरिडीन आ जाता है। सो यूरिडीन जो होता है वो एडेनिन के साथ पेयर करता है आरएनए में। अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो यूरिडीन है वो थोड़ा मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई होकर यहाँ पर क्या बनाता है? वो यहाँ पर बनाता है डाइहाइड्रोयूरिडीन। तो ये यूरिडीन जो है वो मॉडिफाइड है। उसी तरीके से आप ये देखिए टाइफाइसी लूप, है ना? ये वाला जो लूप होता है वो भी थोड़ा-सा अलग है और यहाँ पर भी जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना वो थोड़े मॉडिफाई हो जाते हैं और यहाँ पर इसलिए इसको एक अलग नेमिंग ही दी गई है जिसको हम बोलते हैं टी5सी लूप, है ना? थाइमीन जो होता है वो थोड़ा-सा यहाँ पर मॉडिफाई होता है। तो ये 3 अलग-अलग तरीके के हमें लूप लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो टीआरएनए के केस में हमें देखने को मिलते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक छोटा-सा ना एक वेरिएबल आर्म भी मिलता है हमें। अब अगर आपको याद हो पिछले स्लाइड में हमने बताया था कि 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए जो होती हैं वो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना? 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए जो होते हैं वो बनते हैं। टीआरएनए अब इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। एक तो देखिए आपका यहाँ पे जो अमीनो एसिड होगा ना वही बदल जाएगा। यहाँ पे कोडॉन बदल जाएगा। प्लस वेरिएबल आर्म जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, वेरिएबल आर्म में जो है नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं ना
वो वेरी कर रहे होते हैं टीआरएनए टू टीआरएनए। ठीक है? अब आप इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये 5 प्राइम एंड एक्चुअली ये कैसे रहा होगा? ये तो पूरा इस तरीके से बना होगा ना टीआरएनए, ये 5 प्राइम और 3 प्राइम। अब इसमें जो है ये 5 वाला जो है वो इस तरीके से फ़ोल्ड हुआ होगा और यहाँ पर ये लूप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बन गए होंगे। तो ये 5 प्राइम और 3 प्राइम आप देख सकते होंगे यहाँ पे। इनमें आपस में ही यहाँ पे लूप जो है वो बॉन्डिंग हो जाती है। कई जगह तो बॉन्डिंग हो जाती है, लेकिन कई जगह जो होते हैं वो लूप लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से ये बना कर रखते हैं। तो ये टीआरएनए में ही आप ये देखिए, आरएनए में ही जो होती है वो यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजनस बेस प्रेज़ेंट हैं, वो इसके साथ पेयर कर लेते हैं और यहाँ पर जो नाइट्रोजनस वो इसके साथ पेयर कर लेता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर 4 जगह तो होते हैं जो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है। हुँ? अब यहाँ पर देखिए ये 5 प्राइम है और 3 प्राइम वाला जो एंड होता है ना, वो थोड़ा-सा जिसको हम एक्सेप्टर आर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर आर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सेप्टर आर्म है। यहाँ पे भी इसको दर्शाया गया है एक्सेप्टर आर्म नेम से। तो एक्सेप्टर आर्म जो होता है यहाँ पर जो भी अमाइनो एसिड अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो इसका एंटीकोडॉन है ना सीयूसी है। सो सीयूसी जो है वो ग्लूटामिक एसिड के लिए रिप्रेजेंट करता है। सो जीएजी है ना गैग ग्लूटामिक एसिड। गैग का एंटीकोडॉन जो है वो क्या है? सीयूसी। सो सही कोडॉन तो है वो हमारा इस पे प्रेजेंट है ना? ये कोडॉन है और ये जो है वो आपका एंटीकोडॉन है। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर जो है वो कोडॉन है और यहाँ पर एंटीकोडॉन है। तो एंटीकोडॉन से फिर क्या बन जाएगा? प्रोटीन। तो इसका उल्टा रखता है ये। प्रोटीन में जीएजी जाएगा। हुँ? सो यहाँ पर जो है वो स्टडी किया जीएजी तो इसके पास जो अमीनो एसिड अटैच करेगा वो जीएजी यानी ग्लूटामिक एसिड करेगा। सो यहाँ की स्टडी यहाँ पर आप रिप्रेजेंट देखते हैं। जो एक्सेप्टर आर्म है वहाँ पर आप ये देखने को मिलता है। सो अब आप यहाँ पर देखिए एक तरह का ये किस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है ये पूरा। ये है 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम। तो आप यहाँ पर ये देखते हैं ये पूरा क्लोवर लीफ मॉडल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना? ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना है, ये 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके नीचे वाले एंड में है ना, ये वाला जो एंटीकोडॉन लूप है दिस इज एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन जो लूप है उसमें आपको यहाँ पर 3 नाइट्रोजनस बेसेस देखने को मिलते हैं जो कि कोड करता है अ, अमीनो एसिड के जो है के रिगार्डिंग और वो जो है वो स्टडी करता है एमआरएनए पर। एमआरएनए पे जो स्टडी होती है उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड जो होती हैं वो सारी साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो रही होती हैं। अब आप यहाँ पर ये देखिए जो 5 रीजन्स हैं आर अनपेयर्ड और सिंगल स्ट्रैंडेड ए बाइंडिंग साइट, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, है ना? ये 4 जगह जो है वो आपको सिंगल स्ट्रैंडेड चीज़ जो देखने को मिलेगी। अभी हमने देखा भी कि ये देखिए, एक तो यहाँ पर हमें देखने को मिला, एक एंटीकोडॉन लूप में हमें देखने को मिला, एक जो है वो एक्स्ट्रा आर्म या वेरिएबल आर्म देखने को मिला, एक जो है वो टी5सी लूप में देखने को मिला और यहाँ पर भी जो है वो छोटा-सा एक रीजन है ना? ये वाला रीजन। जो है थोड़ा अनपेयर्ड है। तो कहाँ-कहाँ पर देखिए पेयरिंग नहीं है, ये जो है वो डीएचयू लूप, है ना? ये डीएचयू लूप, ये एंटीकोडॉन लूप, यहाँ पे भी नहीं है। ये हमारा टी पाइसी लूप, यहाँ पे भी हमारा जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो अ, अनपेयर्ड है ना? दिस इज़ अनपेयर्ड, अनपेयर्ड सिंगल स्ट्रैंडेड जो आप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वेरिएबल आर्म जो है उसमें भी आपको या एक्स्ट्रा आर्म जो है उसमें भी आपको नहीं मिल रहा है। हुँ? और ये वाला जो है ये इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म। तो इन जगहों पर आपको सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा। यहाँ पर
डबल जो है वो स्ट्रैंड स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर डबल स्ट्रैंड है, ये देखिए, यहाँ पर डबल स्ट्रैंड है, यहाँ पर भी डबल स्ट्रैंड, यहाँ पर भी डबल स्ट्रैंड, यहाँ पर भी डबल स्ट्रैंड है। तो तीन जगह तो इनको डबल स्ट्रैंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन 1, 2, 3, 4 और 5 जगह जो है ना, T5C लूप, DHU लूप, एक्स्ट्रा आर्म, एंटीकोडॉन लूप और एक्सेप्टर आर्म, इन चारों जगहों पर जो है वो आपके अनपेयर्ड फॉर्म में आपका जो है वो टीआरएनए प्रेजेंट होता है, और कोई ना कोई लूप लाइक स्ट्रक्चर या फिर जो है वो जैसे एक्सेप्टर आर्म जो होता है, एक्सेप्टर आर्म अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है। तो एग्जामिनेशन में ये पूछा भी जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो T5C लूप, DHU लूप, आर्म, एक्सेप्टर आर्म, एंटीकोडॉन लूप, तो पांचों में से जो है एक्सेप्टर आर्म विल बी द करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम पढ़ेंगे एंटीकोडॉन के बारे में। एंटीकोडॉन जो हमारा नीचे वाला पार्ट था, है ना, ऐसे नीचे वाला पार्ट था, और ये जो mRNA के यहाँ पे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड अटैचिंग टू द कोडॉन ऑफ mRNA। ये 3 नाइट्रोजनस बेस का बना होता है, और ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है कोडॉन। mRNA के ऊपर ना इस तरीके से कोडॉन प्रेजेंट है, ये आपका mRNA है, और mRNA के ऊपर क्या प्रेजेंट है, mRNA के ऊपर ये जो है ना कोडॉन्स इस तरीके से प्रेजेंट, तो उसी के करस्पॉन्डिंग कोडॉन, है ना, वो जो है वो इसके कोडॉन, एंटी कोडॉन लूप में प्रेजेंट होगा। एक्चुअली ये क्या है, ये जो है वो कहलाता है एंटी कोडॉन लूप, इसको हम बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप। सो ये एंटी कोडॉन लूप जो होता है वो mRNA के करस्पॉन्डिंग ही यहाँ पर जो है वो ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये mRNA से इस तरीके से अटैच हो जाता है। अब आप यहां पर देखिए, एक्सेप्टर आर्म और ए बाइंडिंग साइट, इसके ठीक अपोजिट अगर आप ऊपर यहां पर देखेंगे ना, तो आपको इस तरीके से 5 प्राइम और 3 प्राइम वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये जो 3 प्राइम वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं ए बाइंडिंग साइट, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, इसी को हम बोलते हैं ए बाइंडिंग साइट, अमीनो एसिड, क्योंकि इसी पोर्शन से यहीं पर जो है वो ये ज्वाइन करता है। सो इट लाइज एट 3 प्राइम एंड अपोजिट टू द एंटीकोडॉन एंड हैज CCAOH ग्रुप। तो यहां पर जो है आपका जो 3 प्राइम एंड है ना, ये देखिए यहां पर ये 5 प्राइम खत्म हो गया और यहां पर ये 3 प्राइम है, तो यहां पर जो है वो आपका होगा CCAOH। ये जो है वो होता ही है ना, CCAOH ग्रुप, ये जो है वो 3 प्राइम एंड पर प्रेजेंट होगा। दिस CCA ग्रुप इज एडेड आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन, तो ये पहले से नहीं प्रेजेंट होता, है ना, ये पहले से नहीं प्रेजेंट होता, ये जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसीलिए होता है इसमें मॉडिफिकेशन की, पहले से ये प्रेजेंट नहीं होता एक तो, और दूसरा अमीनो एसिड को यहाँ पर बाइंड करने के लिए ना ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, तो बाकी तो ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में यहाँ पर ये सारा प्रेजेंट हो जाता है। अब ये 3 जो होता है ना, ये अलग से एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, तो ये आप देख सकते, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि किस लूप में या किस जगह पर टीआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन के बाद मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है ना। सो ये जो है आपका एक्सेप्टर आर्म या फिर ए बाइंडिंग साइट, आपको यहां पर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है वो मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, यानी कि 5 प्राइम एंड पर जो है वो इस तरीके से जो है आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, और 5 प्राइम एंड ये वाला एंड पे भी हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, जो लास्ट अमीनो एसिड होता है वो जी ऐड कर दिया जाता है, गुआनोसिन जो है वो ऐड किया जाता है, तो ये एक मॉडिफिकेशन आपको यहां पर देखने को मिलता है। अमीनो एसिड और ए बाइंडिंग साइट and anticodon are the two recognition site of tRNA.
सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो टीआरएनए स्टडी करने का यही है। दो चीज जो है वो अमीनो एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ना रिकॉग्निशन साइट हम कह सकते हैं, रिकॉग्निशन साइट, है ना। रिकॉग्निशन साइट, नॉट साइट, साइट क्या है ये? एक तो जो है इसका ए बाइंडिंग साइट, यानी कि अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, ये इसका रिकॉग्निशन साइट है। और दूसरा जो है वो इसका एंटी कोडॉन लूप, एंटी कोडॉन लूप। ये दोनों जो है ना अमीनो एसिड के, है ना, ये दोनों जो है वो टीआरएनए के जो है वो रिकॉग्निशन साइट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है जो उसकी 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है ना, वो ए बाइंडिंग साइट, और जो इसका एंटी कोडॉन लूप है ये भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये भी अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये यहाँ पर एंटी कोडॉन लूप में किस चीज का रिकॉग्निशन हो रहा है? यहाँ पर एंटी कोडॉन लूप में जो है वो आपका एमआरएनए को रीड करता है ना, रिकॉग्नाइज करता है कि मुझे कौन सा अमीनो एसिड जो है मेरे पास जो एंटीकोडॉन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो इस एमआरएनए पे कहां पर कोड प्रेजेंट है, तो वो रिकॉग्नाइज करता है और वहां जाकर अटैच हो जाता है, राइट। सो इसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। तो ये आपका, अब इसी तरीके से देखिए अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट जो 3 प्राइम एंड पे है वो भी CCA है, तो यहां पर जो है वो अमीनो एसिड जो है वो इसके जो एंटी कोडॉन है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अमीनो एसिड, कोई भी अमीनो एसिड नहीं ज्वाइन कर सकता। जो यहाँ पर कोडॉन है, जैसे यहाँ पे GAG है तो यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड आके ज्वाइन करेगा, समझ रहे? तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टीआरएनए का, यानी कि रिकॉग्निशन साइट। ये आपके दो हैं, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट और एंटी कोडॉन लूप। अब इसके बाद आता है जो हमारा नेक्स्ट लूप है वो T5C लूप, है ना। T5C लूप, इट कंटेन्स स्यूडो यूरिडीन। अब यूरिडीन जो होता है वो देखिए हमारा एक तरह का जो है वो नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पर जो है उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है और वो कहलाता है स्यूडो, है ना, डिफरेंट टाइप्स। द लूप इज साइट फॉर अटैचिंग टू राइबोसोम। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, ये जो है राइबोसोम से अटैच करने में हेल्पफुल होता है ना। इस तरीके से जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए, और एमआरएनए जो है वो इस तरीके से जो है जब अटैच हो जाता है ये आपका स्मॉल सब यूनिट, है ना, तो ये राइबोसोम्स के अटैचमेंट के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, T5C लूप। तो ये देखिए ये इस तरीके के, अब यहाँ पर अमीनो एसिड आकर अटैच होगा। हम्म, तो ये जो टीआरएनए देखिए राइबोसोम्स से भी अटैच हो रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो एमआरएनए के कोडॉन के अकॉर्डिंग जो है वो एक स्पेसिफिक अमीनो जो टीआरएनए है जो कि अमीनो एसिड से कनेक्टेड है। ऐसे अमीन टीआरएनए जो अमीनो एसिड से कनेक्टेड हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए, और ये एटीपी कंज्यूमिंग रिएक्शन है, इसमें बहुत सारी जो है ना एटीपी जो एनर्जी यूज होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, चार्ज टीआरएनए, है ना। सो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आपका लूप लाइक स्ट्रक्चर है, इधर भी लूप लाइक स्ट्रक्चर है ना। ये T5C लूप है, और ये जो है वो इस राइबोसोम से अटैचमेंट का काम करता है। एक्स्ट्रा आर्म, it is a variable site arm or loop which lies between T5C and the loop of anticodon। तो इस तरीके से एक छोटा सा ना वेरिएबल आर्म प्रेजेंट होता है, ये हमारा T5C लूप है, और ये जो है हमारा नीचे यहाँ पर एंटीकोडॉन लूप प्रेजेंट होता है, ये जो है वो एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन लूप। और इसी ये जो एंटीकोडॉन लूप और T5C लूप, इन दोनों के बीच में आप यहाँ पर देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा आर्म जो है वो प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा आर्म। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है,
और ये जो है इन्हीं दोनों आर्म के बीच यानी कि एंटीकोडॉन और T5C लूप के बीच में जो प्रेजेंट है वो क्या है, एक्स्ट्रा आर्म प्रेजेंट है। द एग्जैक्ट रोल ऑफ एक्स्ट्रा आर्म इज नॉट नोन, अभी तक जो है वो ये नहीं पता चल पाया है कि इस एक्स्ट्रा आर्म जो है वो जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसका फंक्शन क्या है, ये अभी तक नहीं पता चल पाया। इसके बाद जो है हमारे पास जो एक और लूप जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, DHU लूप। DHU लूप यहां पर ये देखिए इस तरीके से जो है वो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पर भी आपको इस तरीके से पेयर्ड में मिल जाएगा और ये जो है वो DHU लूप हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। द लूप कंटेन डाईहाइड्रोयूरिडीन, तो यहाँ पर जो है ये है डाईहाइड्रोयूरिडीन। हमारा यूरिडीन जो है वो थोड़ा मॉडिफाई हो गया है। यूरिडीन अमीनो एसिड जो है वो सीधे सिर्फ और सिर्फ आपके आरएनए के केस में देखने को मिलता है और ये डीएनए के केस में नहीं पाया जाता है ना। तो ये जो डाईहाइड्रोयूरिडीन है ये यूरिडीन का मॉडिफिकेशन है और ये आपके ये जो है डीएचयू लूप में पाया पाया जाता है। डीएचयू इसीलिए डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें ये वाला यूरिडीन जो होता है वो मॉडिफाइड फॉर्म फॉर्म में पाया जाता है। It is a binding site for amino acyl synthetase enzyme. अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम इसी DHU लूप से जो होता है वो ज्वाइन करता है और ये जो एंजाइम है वो किसके लिए एंजाइम है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। tRNA carries a specific amino acid at a particular point during the polypeptide synthesis as per the codons of mRNA। तो ये जो tRNA होता है ना, मैंने यहाँ पर जो tRNA का स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ पर आपको बताया था कि ये जो है एक स्पेसिफिक जो है वो अमीनो एसिड को कैरी करता है ना। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पर जो अमीनो एसिड है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो यहाँ पर जो एंटीकोडॉन लूप में है ना, ये एंटीकोडॉन लूप में जो 3 कोडॉन है वो जो है वो एंटीकोडॉन है। ये जो है वो एंटीकोडॉन प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीकोडॉन लूप बोलते हैं। और ये एंटीकोडॉन किसके लिए, एक एमआरएनए होगा उसके ऊपर इसका कोडॉन होगा। तो ये जो कोडॉन जो एमआरएनए के ऊपर है वो दर्शाता है अमीनो एसिड को, है ना। तो tRNA carries a specific amino acid at particular point during the polypeptide synthesis as per the codons of mRNA। तो mRNA के कोडॉन के बेसिस पर यहां पर जो है इससे अमीनो एसिड जो है वो अटैच होते हैं। कोडॉन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटी कोडॉन्स ऑफ tRNA, और इस तरीके से जो कोडॉन्स हमारे होते हैं वो रिकॉग्नाइज कर लिए जाते हैं एंटी कोडॉन्स ऑफ tRNA। जो हमारे एंटी कोडॉन से tRNA ना, उसके लिए ये यहाँ पर ये रिकॉग्निशन इनका हमें देखने को मिलता है। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स है ना, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय अ पर्टिकुलर एक्टिवेटिंग और अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। जो हमारा अमीनो एसिड रिकॉग्नाइज होता है ना, पर्टिकुलर टाइप, वो अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम के थ्रू ही होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसके बाद जो है हम स्टडी करेंगे यहाँ पर लिपिड्स के बारे में, है ना। लिपिड्स, लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। लिपिड जो है, आपने लिपिड इससे पहले कहाँ पर देखा, लिपिड जो है हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में हमें इस तरीके से लिपिड की जो है वो बाई लेयर हमें देखने को मिलती है ना, ऐसे। अब ये जो बाई लेयर होती है उसमें 2 पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। एक जो है वो हाइड्रोफिलिक, इस तरीके से हाइड्रोफिलिक हेड रीजन होता है और हाइड्रोफोबिक टेल रीजन होता है, ठीक है। सो जस्ट मैंने यहां पर आपको याद दिला दिया कि लिपिड
हमें कहाँ हमने पढ़ा है ना? सो लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि जो पार्ट थोड़ा वाटर से ना प्रीति रखता है या फिर वाटर जो है वो लाइक करता है, वो इधर हेड रीजन में प्रेजेंट है, लेकिन ज्यादातर जो होता है लिपिड जो होता है वो वाटर से दूर जाना चाहता है। चलिए, मिसल्स फॉर्मेशन भी आपने पढ़ा होगा, है ना, 10th क्लास में। तो वहां पर भी मिसल्स फॉर्मेशन के लिए भी वहां पर लिपिड आपने देखा होगा कि लिपिड वाटर से ना अपने आप आपको दूर रखना चाहता है, इसलिए वो एक मिसल्स का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर भी है जो है ये वाटर जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, यहाँ पे भी यही दर्शाया जा रहा है। और दे कैन बी अ सिंपल फैटी एसिड, ये कोई कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड नहीं, ये एक तरह के सिंपल फैटी एसिड के फॉर्म में हो सकते हैं। A fatty acid has a carboxyl group attached to an R group। जो हमारा फैटी एसिड होता है वो जो होता है एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, जो कि R ग्रुप के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। द R ग्रुप कुड बी अ मैथिल, एथिल, है ना, CH3 ये ऐसे होगा, ये C2H5 एथिल ऐसे होगा, है ना, और ये यहाँ पर हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। तो ये जो है ना वो कुछ भी हो सकता है हमारा। तो आप ये देखिए, ग्लिसरॉल होता है हमारा CHOH, CH2OH, CHOH, CH2OH। तो ये जो होता है ये R ग्रुप से जब अटैच हो जाता है तो ये R ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? R ग्रुप हमारा कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। ये आपका CH3 हो सकता है, ये आपका C2H5 हो सकता है, और ये जो है वो आपका अ, कोई भी इस तरीके से ना CH2 ग्रुप हो सकता है, कोई भी CH2 ग्रुप हो सकता है। और ये जो होता है एक कार्बन यानी कि मेथिल जो है वो एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है CH3। एक कार्बन से लेके 19 कार्बन तक लंबी चेन के फॉर्म में ये इस तरीके से हो सकते हैं। हम्म पाल्मिटिक एसिड, अब पाल्मिटिक एसिड ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आपके एनसीईआरटी में भी जिक्र दिया है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो पाल्मिटिक एसिड इज अ 16 कार्बन इंक्लूडिंग अ कार्बोक्सिल कार्बन। तो ये ना 16 कार्बन का बना हुआ एक लिपिड होता है, और इसी की तरह जो आर्किडोनिक एसिड है, आप ये देखिए 20 कार्बन एटम्स का बना हुआ कार्बोक्सिल कार्बन है ना, ये 20 कार्बन जो है एटम का बना हुआ है, और ये 16 कार्बन एटम का बना हुआ है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग कार्बन के एटम के हमारे लिपिड्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होते हैं और कई बार जो है वो मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड। अगर सारे बॉन्ड जो उसके सिंगल बॉन्ड फॉर्म में हैं तो हम बोलेंगे ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। लेकिन अगर वहीं आप देखते हैं कि उसमें डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, है ना, विथ डबल बॉन्ड है, विथ वन और मोर सी सी डबल बॉन्ड, तो आप कहेंगे कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना। तो हमारे फैटी एसिड दो तरीके के प्रेजेंट हो सकते हैं, सैचुरेटेड फॉर्म में और अनसैचुरेटेड फॉर्म में, दोनों तरीके के हमें फैटी एसिड देखने को मिलते हैं। अनदर सिंपल लिपिड इज अ ग्लिसरॉल। जो हमारा और दूसरा जो है लिपिड है वो है ग्लिसरॉल, विच इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, है ना। ये है हमारा ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। और कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको दोनों यौगिक मिलते हैं, ग्लिसरॉल भी देखने को मिलता है और फैटी एसिड भी देखने को मिलता है। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं लिपिड्स के, पाल्मिटिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड, है ना। इनके नंबर्स भी दिए हुए हैं और ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत है। और दूसरा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को भी आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, जबकि अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें डबल बॉन्ड आपको इस तरीके से देखने को मिलता है ना। और जो दूसरे जो है वो सिंपल जो लिपिड हो है वो आपका एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल, जो कि एक टाई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहलाता है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे लिपिड्स होते हैं जिसमें कि आपको ग्लिसरॉल और लिपिड्स जो हैं, है ना, फैटी एसिड यानी कि दोनों ही देखने को मिलते हैं।
सो हियर द फैटी एसिड्स आर फाउंड इन एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर आपका जो फैटी एसिड है ना वो एस्टर के फॉर्म में ग्लिसरॉल से कंबाइन कर जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर CH2O है ना, R1 CH2O R2 CH CH, ये तो CH होगा है ना, क्योंकि इसके 1 2 3 4, इसके भी एक, हाँ CH2 और ये O और ये R3। तो अब ये देखिए आपका ये ग्लिसरॉल है और यहाँ पर जो है एस्टेरिफिकेशन हुआ है और ये फैटी एसिड है। और ये फैटी एसिड कुछ भी हो सकता है, 17 का बना हो सकता है, 16 का बना हो सकता है, 15 का बना हो सकता है ना, लंबी चेंज होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर R1 R2 R3 यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। So they can be a monoglycerides, diglycerides and triglyceride। तो यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड है, यानी कि ग्लिसरॉल से अगर सिर्फ एक ही जो है वो फैटी एसिड अटैच्ड है तो हम बोलेंगे कि ये मोनोग्लिसराइड्स है ना। और अगर इस तरीके से 2 फैटी एसिड जोड़े गए तो हम बोलेंगे ये डाइग्लिसराइड्स है। और अगर 3 फैटी एसिड उससे जुड़े होते हैं तो हम ये कहेंगे ये ट्राइग्लिसराइड्स है। ठीक है, so these are also called as fats and oil based on the melting point। तो हमारे melting point के ऊपर ये based होते हैं ना, और ये जो कहलाते हैं ये चाहे fats कहलाते हैं या फिर oil कहलाते हैं। So oils have a lower melting point। जो oil जितने भी होते हैं ना, ये melting point इसका बहुत ही कम होता है। ये जैसे ही आप गर्म करेंगे कम जो है वो गर्म करने पे ही ये जो है वो मेल्ट कर जाते हैं। ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और इसका एग्जांपल है जिंजेली ऑयल एंड हेंस रिमेन्स एज ऑयल इन विंटर। और इसी वजह से ये विंटर सीजन में भी आपको जो है वो ऑयल के फॉर्म में ही आपको मिलेंगे। सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम। कुछ ऐसे लिपिड्स होते हैं जिसमें कि फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है और ऐसे लिपिड जो कहलाते हैं फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, ठीक है। सो आज के सेशन में हम यहीं इसको एंड करेंगे। और आज आपने सेशन में क्या देखा कि हमारे पास कितने तरीके के आरएनए हैं, है ना। 3 तरीके के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। और हमने थोड़ा यहाँ पर लिपिड्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। सो अगले सेशन में हम कुछ जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है और एंजाइम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अब मैं अपनी सेशन को यहीं पर क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।